प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पार्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यूरो पर यदि कोई प्रश्न आता है तो या तो महासभा के ऊपर आता है या फिर सुरक्षा परिषद पर या फिर दोनों के संबंध के बारे में पूछ लेते हैं। तो अक्सर जो प्रश्न आता है यूएनओ के बारे में, एक प्रश्न आता है संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसका पुनर्निरीक्षण की मांग उठती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव के संबंध में है। प्रिय छात्रों, जैसे कि हमने इस चैप्टर में बार बार चर्चा की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरीके से जो है ना उस रूप में सफल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ उस रूप में सफल नहीं हुआ जिस रूप में सफल होने की इससे अपेक्षा की थी, आकांक्षा की थी। लेकिन फिर भी ये किसी हद तक तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में किसी हद तक सफल रहा है। तो यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की बात करते हैं तो चार्टर में कई दोष और त्रुटियां देखने को मिलती हैं, और ये त्रुटियां जो हैं वो 4 प्रकार की त्रुटियां हैं। इसमें पहला है महाशक्तियों का वीटो अधिकार संयुक्त राष्ट्र के मार्ग में बाधा सिद्ध हुआ है। दूसरा, चार्टर की एक बहुत बड़ी त्रुटि आधिकारिक संवैधानिक व्याख्या की व्यवस्था का अभाव है। यानी कि कोई आधिकारिक संवैधानिक व्याख्या करने वाला अंग नहीं है चार्टर का। दूसरा, अनुच्छेद स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार की व्याख्या के संबंध में कोई निश्चित व्याख्या नहीं करता है। यानी कि घरेलू क्षेत्राधिकार की व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। और चौथा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना या अपनी कोई पुलिस शक्ति नहीं है। ये मांग जो है बार बार उठती आई है, और ये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कमी ये है, एक मतलब असफलता का कारण ये है कि इसकी कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। यदि पुलिस व्यवस्था की बात आती है तो पुलिस व्यवस्था के लिए हम ये देखते हैं कि सदस्य राष्ट्रों के द्वारा सेनाएं मंगवाई जाती है, जिसको हम शांति सेनाएं कहते हैं। ये शांति सेनाएं, इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और समय समय पर जब भी भारत को एक तरीके से ज़रूरत पड़ी है, भारत को इस तरह की ज़रूरत पड़ी है, तो भारत ने अपनी भूमिका बहुत ही बखूबी निभाई है। चाहे वो सोमालिया हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो और दूसरे क्षेत्र जहाँ पर शांति को खतरा पैदा हुआ हो, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सेनाएं भेजने का जो जिम्मा है वो भारत को कई बार सौंपा है, और उसमें वो एक तरीके से भारत सफल रहा है। चार्टर की धारा 108 और 109 के उसके संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए ये कहा गया है कि जब कभी इसके संशोधन की आवश्यकता हो तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का एक सम्मेलन किया जा सकता है। इसके लागू होने के 10वें वर्ष में ऐसा सम्मेलन कराने का प्रस्ताव महासभा में पेश किया जा सकता है। इस प्रकार के सभी संशोधनों को स्वीकृत करने के लिए महासभा का 2/3 बहुमत होना तथा सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। इसी तरह से 17 दिसंबर 1963 को महासभा ने सुरक्षा परिषद की तथा आर्थिक सामाजिक परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ाने के तथा इस प्रकार चार्टर का संशोधन करने के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव में ये व्यवस्था की गई थी कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से 15 कर दी जाए। इस प्रकार के प्रस्ताव के समर्थक ये चाहते थे कि 5 स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त शेष 10 सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार से हो। इनमें से 5 अफ्रीका और एशिया के देशों से, 1 यूरोपीय राज्यों से, 2 दक्षिणी अमेरिकी देशों से तथा 2 पश्चिमी यूरोपीय देशों से चुने जाए। दूसरे प्रस्ताव में ये व्यवस्था की गई कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी जाए।
बाद में 54 कर दी गई। और 31 अगस्त 65 को महासचिव ने घोषणा की कि इन संशोधनों पर परिषद के स्थायी सदस्यों सहित महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा पुष्टि कर दी गई है। और 1966 से ये संशोधन क्रियान्वित कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर परिवर्तनशील दस्तावेज है। इसमें बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। समय की गति के साथ राष्ट्र चार्टर में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के निर्माण के समय बड़े राष्ट्रों के मध्य विचारों में कुछ अंशों में समानता थी, परंतु अब राजनीतिक, आर्थिक, सैद्धांतिक मतभेद बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र को उदार एवं व्यापक बनाने के लिए चार्टर का पुनरीक्षण रिव्यू आवश्यक प्रतीत होता है, जिसमें हर तरह की विभिन्नताओं का समावेश हो सके। इसलिए अब ये मांग ज़्यादा उठने लगी है कि देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था उस समय की जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, आज की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बहुत ही अंतर है। जब उस समय भारत जैसा देश जो स्वतंत्र नहीं हुआ था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, और इसके बाद में भारत स्वतंत्र हुआ और आज वो महत्वपूर्ण राष्ट्रों की गिनती में है। महत्वपूर्ण राष्ट्र जो एक तरीके से विश्व की महाशक्तियाँ उसके कतार में खड़ा है। और ये मांग की जाने लगी है कि भारत को भी एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। और अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया है, फ्रांस ने भी समर्थन किया है, ब्रिटेन ने भी समर्थन किया है। केवल एकमात्र रोड़ा हमारे स्थायी सदस्य बनने में चाइना है। चाइना नहीं चाहता कि भारत किसी भी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बने, क्योंकि वो जानता है यदि भारत यहाँ इस स्थायी सदस्यता वीटो पावर मिल गया तो वो फिर वो एक तरीके से अपने जिस तरह से दादागिरी है, जिस तरह से अपने प्रस्ताव पारित करवाता है, उस रूप में नहीं करवा पाएगा और एक भारत एक तरीके से उसके समकक्ष एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। पिछले 70 वर्षों के अनुभव से हम ये मानते हैं कि इसमें इस प्रकार से कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। इसमें पहला है विश्वव्यापी सदस्यता। सभी नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान किया जाना चाहिए और इस संदर्भ में निषेधाधिकार के प्रयोग को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो निषेधाधिकार वीटो का पावर है, ये वीटो का पावर ही सन 1971 तक कई देशों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से वंचित रखा था। इसलिए निषेधाधिकार का प्रयोग समाप्त होगा, तभी नए सदस्य राष्ट्र आसानी से बन पाएंगे। दूसरा है वीटो व्यवस्था में समुचित संशोधन। पहली बात तो ये कि जो वीटो व्यवस्था है, ये व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ को सफल बनाने के लिए की गई थी, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुई। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र में वास्तविक निर्णय नहीं हो पाते, कभी कभी मानव जाति के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। और पामर परकिंस इस संदर्भ में लिखते हैं, सुरक्षा परिषद में वीटो के प्रयोग या दुरुपयोग ने जितना अधिक संयुक्त राष्ट्र में जनता के विश्वास को डिगाया है, उतना अन्य किसी वस्तु ने नहीं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वीटो की व्यवस्था है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। अब यदि जो है एक भी सदस्य उसका विरोध करता है तो वो एक तरीके से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक तरीके से इसके वीटो व्यवस्था में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि वीटो के कारण ही सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा स्थापित करने के उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ रही है। संघ में इस अधिकार के कारण ही राष्ट्रों की स्तर की असमानता है। अतः ये सुझाव दिया जाता है कि स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए और निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है इसमें है आर्थिक और सामाजिक परिषद संबंधी सुधार। ये परिषद महासभा के निर्देशन में काम करती है। महासभा और इस परिषद के संबंध में यद्यपि विस्तृत रूप से
इस परिषद के संबंध में यद्यपि विस्तृत रूप से स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, परंतु आज जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें देखते हुए आर्थिक सामाजिक परिषद महासभा के नियंत्रण में जो कार्य करने का विकल्प है उसे यदि परिभाषित कर दिया जाए तो प्रक्रिया संबंधी अनेक अड़चनें समाप्त हो सकती हैं। इस दिशा में महासभा के नियंत्रण के अधिकार को परिभाषित करना कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। चौथा पॉइंट है महासभा की स्थिति में सुधार। महासभा को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह विश्व संसद के रूप में कार्य कर सके। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। यानी कि सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका की तरह महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। कुछ विचारकों का यह भी मत है कि महासभा में प्रतिनिधित्व की पद्धति में भी परिवर्तन होना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। अभी महासभा के प्रत्येक सदस्य राज्य को केवल एक मत देने का अधिकार है, चाहे वह चीन हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे छोटा राष्ट्र हो, चाहे बड़ा राष्ट्र हो, सबको एक मत देने का अधिकार है। 5वां है घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए। ये जो घरेलू क्षेत्राधिकार है उसका एक तरीके से उचित निर्धारण किया जाना चाहिए। चार्टर के अनुच्छेद 2 खंड 7 में ये प्रावधान है कि इस चार्टर में जो कुछ भी किया गया है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। नहीं वह सदस्य राज्य को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष निपटारे के लिए प्रस्तुत करे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के किसी अंग को ये निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि कौन सा मामला घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अतः राज्य को निर्णय करने का अधिकार स्वतः प्राप्त है कि वे किस मामले को घरेलू मामला समझते हैं। इसका परिणाम बुरा हुआ है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद नीति को घरेलू मामला बताकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का विरोध किया। इस तरह एंग्लो ईरानी तेल विवाद में घरेलू मामले के प्रश्न ने संघ के निर्णय को अमान्य घोषित कर दिया। इस आधार पर राज्य संघ की कार्रवाई में अड़ंगा डालते रहते हैं और अतः संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए इसका समुचित संशोधन होना चाहिए। छठा पॉइंट हमारा है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो अनिवार्य होना चाहिए। चार्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शांति और सुरक्षा संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णय संबंधित राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी हो, सबके लिए एक तरीके से मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष या विवाद का शांतिपूर्ण निदान न प्राप्त कर सके तो उक्त विषय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए एवं उक्त संदर्भ में न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रतिनिधित्व के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए। एक देश के 5 सदस्य और 1 वोट के स्थान पर सदस्य या वोट जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए। उदाहरण के लिए रूस, अमेरिका, चीन, भारत आदि बड़े देशों को 30 सदस्य भेजने का अधिकार और महासभा में उनके 30 वोट हो। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि मध्यम श्रेणी के 15 सदस्य भेजें और उनके 15 वोट हो। इसी प्रकार छोटे छोटे देश जनसंख्या के आधार पर 5 या 7 सदस्य भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता महासभा प्रदान करे। जहाँ तक नए राष्ट्रों को संघ में सम्मिलित करने का प्रश्न है, इस तर्क में पर्याप्त बल है कि महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करे। इससे न तो सदस्यता के प्रश्न पर राजनीतिक सौदेबाजी हो सकेगी और न गड़बड़ी को प्रोत्साहन मिलेगा। नवा पॉइंट है एशिया और अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व। अभी तक एशिया और अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है और एशिया में से केवल एक देश चाइना इसका सदस्य है। इसलिए एशिया में कम से कम 2 सदस्यों को और सदस्य बनाया जाना चाहिए, ऐसी मांग उठ रही है।
इसमें एक तो स्वयं भारत है और दूसरा जापान का है कि इन देशों को जापान और दूसरे जैसे यदि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य उचित समझे तो किसी दूसरे राष्ट्र को सदस्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन हमारा मानना ये कि भारत का विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व की सबसे दूसरे नंबर की जनसंख्या में स्थान रखता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अब तक के जितने भी अभियानों में भारत ने अपना जो प्रतिनिधित्व किया है, शांति सेना भेजी है, उसको देख उस रिकॉर्ड को देखते हुए भारत को इस तरह सदस्य बनाया जाना समीचीन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महासभा प्रदान करेगा। जहाँ तक नए राष्ट्रों को संघ में सम्मिलित करने का प्रश्न है, इस तर्क में पर्याप्त बल है कि महासभा अपने उपस्थित 2/3 सदस्यों से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करे। एशिया और अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों से एक तरीके से अफ्रीका से कोई भी नहीं है, एशिया से चलो ठीक है अभी भारत है, लेकिन भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो एक तरीके से अपना प्रतिनिधित्व ये अपेक्षा करते हैं कि उनको इस तरह सदस्य बनाया जाना चाहिए। अफ्रीका में से भी किसी एक या दो सदस्यों को देशों को सुरक्षा परिषद का इस तरह सदस्य बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने का सुझाव। सर कैंडोगन का मत है कि सुरक्षा परिषद को कुछ सामाजिक और आर्थिक कार्य सौंपे जाने चाहिए, किंतु सुरक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र बढ़ाना ठीक नहीं है। यदि उसे कुछ सामाजिक कार्य सौंप दिए जाए तो वह कार्य की अधिकता से अपनी कार्य क्षमता खो देगी। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठक। विचार में उन्होंने सुझाव दिया कि सुरक्षा परिषद की बैठकें भी कुछ निश्चित अवधि में आमंत्रित की जाएं ताकि सदस्य राष्ट्रों के प्रमुख राजनीतिज्ञ यथा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री आदि इसमें भाग ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल। संयुक्त राष्ट्र को प्रभावशाली कार्रवाई के योग्य बनाने के लिए एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल की स्थापना की जानी आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत हो। चार्टर में संघ की आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों की स्थापना होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि प्रत्येक सदस्य को कम से कम 0.01% का न्यूनतम अनुसंधान करना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, इटली, कनाडा का योगदान 75.2% होता है, जबकि 96 देश जो कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग है तथा जो बहुमत का प्रतिनिधित्व होने के कारण कुल बजट का भी संचालन करता है का अनुसंधान कुल मिलाकर 2.89% बैठता है। ये सभी 96 देश लघुतम तथा अणु राज्यों की श्रेणी में ही रखे जा सकते हैं। एक जो प्रश्न अक्सर ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के क्या कारण थे। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों की बात करते हैं कि अब तक जो है सच्चाई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। विभिन्न देशों में विध्वंस, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण की होड़ हो, चाहे स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना सार्वभौम नहीं हुई हो, कहीं जाति भेदभाव, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जैसे उपनिवेशवाद के अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की तुलना में सत्तालोलुप तथा दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करने की प्रवृत्ति आज भी प्रबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या कारण थे कि अब तक संयुक्त राष्ट्र को असफलता मिली। उसके कई कारण हैं। उसमें पहला कारण है राष्ट्रों की गुटबंदी। इसमें संयुक्त राष्ट्र के उदय के साथ ही विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। एक का प्रतिनिधित्व साम्यवादी गुट करने लग गया, दूसरे का प्रतिनिधित्व पूंजीवादी गुट करने लग गया। इसका परिणाम ये हुआ कि शीत युद्ध प्रारंभ हो गया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, और सुरक्षा परिषद में बार गुटों का प्रयोग इस गुटबंदी का परिणाम था।
दूसरा जैसे मैंने आपको बताया शीत युद्ध भी एक तरीके से युद्ध में एक तरीके से जो उसकी शुरुआत हुई उसमें अस्त्र शस्त्रों का निर्माण की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई और संयुक्त राष्ट्र संघ मंच शीत युद्ध की राजनीति का खड़ा बन गया। इसी तरह से जो तीसरा जो पॉइंट है राष्ट्रीय प्रभुता का सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र की असफलता कारण राष्ट्रों द्वारा अपनी प्रभुसत्ता को सर्वोपरि मानना, संघ के निर्णय केवल सुझाव के रूप में ही होते हैं तथा राष्ट्रों द्वारा उन्हें अस्वीकार किए जाने पर उसके विरुद्ध कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की जाती है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव, राष्ट्रों में आज भी अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव पाया जाता है। वे राष्ट्रीयता को अधिक महत्व देते हैं, कभी कभी तो वे अपने राष्ट्रीय स्वार्थों की पूर्ति हेतु अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण कर देते हैं। सैन्य शक्ति का अभाव, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई अलग सेना नहीं है। ऐसी स्थिति में सैनिक शक्ति का अभाव, इसमें हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में अपनी कोई अलग सेना नहीं है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा अपने आदेशों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध प्रभावपूर्ण सैनिक कार्रवाई संभव नहीं है। इस तरह से वीटो का दुरुपयोग है। सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग से ये विफल परिषद के रूप में प्रकट होने लगी है। वीटो का दुरुपयोग किया जाता है, तो इसलिए वीटो में संशोधन किया जाना चाहिए। तो और लास्ट है महाशक्तियों की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति। संयुक्त राष्ट्र की सफलता में ब्रिटेन, फ्रांस आदि साम्राज्यवादी देशों की स्वार्थ नीति बाधा उत्पन्न करती रही है। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, अफगानिस्तान में संघ की असफलता कारण सोवियत संघ की आक्रामक कार्रवाई है। तो इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की असफलता के ये कुछ कारण रहे हैं। धन्यवाद।